जापान का दीर्घायु रहस्य, एक स्वस्थ जीवन शैली। अर्जुन शहर की भागदौड़ और काम के बोझ से थक चुका था। 30 की उम्र में ही उसे भारीपन और तनाव महसूस होने लगा था। वो अक्सर सोचता कि क्या जीवन बस एक अंतहीन दौड़ है। अपनी शांति की तलाश में उसने जापान के ओकिनावा जाने का फैसला किया, जहाँ के लोग दुनिया में सबसे लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। ओकिनावा के एक छोटे से शांत गांव में पहुंचते ही अर्जुन की मुलाकात केंजी से हुई। केंजी की उम्र 80 साल से अधिक थी, लेकिन उनकी आंखों में बच्चों जैसी चमक और शरीर में युवाओं जैसी फुर्ती थी। केंजी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन का स्वागत किया और उसे अपने घर में रुकने के लिए आमंत्रित किया। रात के खाने पर केंजी ने अर्जुन को हारा हाचीबू का मंत्र सिखाया। इसका अर्थ है, तब तक खाना खाएं जब तक आपका पेट 80% न भर जाए। केंजी ने बताया कि कम और संतुलित भोजन शरीर को हल्का रखता है और पाचन तंत्र को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगले दिन अर्जुन ने देखा कि यहाँ लोग व्यायाम के लिए जिम नहीं जाते। केंजी सुबह सुबह अपने बगीचे में काम करते थे और गांव के लोग पैदल ही एक दूसरे से मिलने जाते थे। अर्जुन भी केंजी के साथ ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने लगा, जिससे उसे ताज़ी हवा और प्राकृतिक ऊर्जा का एहसास हुआ। दोपहर में केंजी अर्जुन को गांव के चौपाल पर ले गए। वहां बुजुर्गों का एक समूह हंस बोल रहा था। केंजी ने बताया कि इसे मोई कहते हैं, एक ऐसा सामाजिक समूह जो जीवन भर एक दूसरे का साथ देता है। इस मजबूत सामुदायिक बंधन के कारण यहाँ कोई भी अकेला या तनावग्रस्त महसूस नहीं करता। अर्जुन ने केंजी से पूछा कि वो हर सुबह इतने उत्साह के साथ कैसे उठते हैं। केंजी ने अपनी लकड़ी की नक्काशी दिखाते हुए कहा, ये मेरा इकिगाई है, जीने का उद्देश्य। अर्जुन को समझ आया कि खुशी पाने के लिए किसी बड़े लक्ष्य की नहीं, बल्कि उस छोटे काम की जरूरत है जिसे आप प्यार करते हैं। तनाव को कम करने के लिए केंजी उसे जंगल में ले गए। उन्होंने अर्जुन को शिनरिन योकू यानी वन स्नान के बारे में बताया। पेड़ों के बीच शांति से बैठने और हवा की सरसराहट सुनने से अर्जुन के मन का सारा बोझ धीरे धीरे कम होने लगा। उसे महसूस हुआ कि शांति भीतर ही छिपी है। कुछ हफ्ते बीत गए और अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। उसका शरीर अब भारी नहीं लगता था और उसकी सोच सकारात्मक हो गई थी। उसने सीखा कि स्वस्थ जीवन का रहस्य केवल आहार में नहीं, बल्कि सक्रिय रहने और अपनों के साथ समय बिताने में है। विदा लेने का समय आया। अर्जुन ने केंजी का आभार व्यक्त किया। उसने महसूस किया कि वो यहाँ से केवल यादें ही नहीं, बल्कि जीने का एक नया तरीका लेकर जा रहा है। उसने तय किया कि वो अपने शहर वापस जाकर भी हारा हाचीबू और इकिगाई के सिद्धांतों का पालन करेगा। आज अर्जुन अपने पुराने शहर में है, लेकिन उसका जीवन नया है। वो काम के बीच में भी शांत रहता है, स्वस्थ भोजन करता है और अपने दोस्तों के साथ समय बिताता है। उसे अब समझ आ गया है कि लंबी उम्र का असली रहस्य संतुलन, उद्देश्य और प्रेम में छिपा है। शाश्वत सौंदर्य की खोज। 20 साल की हाना अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थक चुकी थी। वो अपने चेहरे की चमक और मन की शांति खो रही थी। अपनी दादी के पुराने घर जापान पहुंचकर उसने पाया कि असली सुंदरता केवल कॉस्मेटिक में नहीं, बल्कि जीवन जीने के तरीके में छिपी है। वहां की हवा में कुछ अलग ही सुकून था। हाना की मुलाकात दादी की सहेली ची से हुई, जो 60 की उम्र में भी खिली हुई दिखती थीं। ची ने हाना का स्वागत ताजी हरी चाय ग्रीन टी के साथ किया। ची ने बताया, सुबह की यह चाय न केवल शरीर को जगाती है, बल्कि वजन को संतुलित रखने और भीतर से सफाई करने में मदद करती है। अगले दिन ची ने हाना को चावल के पानी राइस वाटर का रहस्य सिखाया। सदियों से गीशा इसी पानी से अपनी त्वचा धोती थीं। ची ने कहा, ये साधारण दिखने वाला सफ़ेद पानी तुम्हारी त्वचा को वो कोमलता और चमक देगा जो कोई महंगी क्रीम नहीं दे सकती। हाना ने महसूस किया कि प्रकृति के पास हर समस्या का समाधान है। नाश्ते की मेज़ पर हाना ने कुछ नया देखा। वहाँ मिसो सूप, मिसो, नाटो नाटो और बहुत सारा समुद्री शैवाल सीवीड था। ये खमीर युक्त खाद्य पदार्थ, फर्मेंटेड फूड्स, पेट के स्वास्थ्य के लिए अमृत समान थे। ची ने समझाया कि एक स्वस्थ शरीर की शुरुआत एक स्वस्थ पेट से होती है। दोपहर के भोजन के दौरान ची ने हाना को हारा हाचीबू का नियम सिखाया। इसका अर्थ है माइनस केवल तब तक खाना जब तक आपका पेट 80% भर न जाए। ची ने कहा, कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ, इससे शरीर हल्का रहता है और ऊर्जा बनी रहती है। हाना ने देखा कि जापानी लोग जिम जाने के बजाय सक्रिय जीवन शैली में विश्वास रखते हैं। उसने ची के साथ गांव की तंग गलियों में पैदल चलना और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर साइकिल चलाना शुरू किया। ताजी हवा और शारीरिक गतिविधि ने उसके शरीर में नई जान फूंक दी। ची का घर बहुत सादा था। वहाँ कम सामान और बहुत सारा खाली स्थान था। ची ने बताया कि मिनिमलिस्ट लिविंग या सादगी से रहना मन को शांत रखता है। जब आसपास का वातावरण साफ और खुला होता है, तो विचार भी स्पष्ट और सुंदर होते हैं। मन की शांति के लिए ची उसे घने जंगलों में ले गई।
इसे शिनरिन योकू या फॉरेस्ट बेथिंग कहते हैं। प्रकृति के बीच मौन रहकर ध्यान मेडिटेशन करने से हाना का मानसिक तनाव गायब होने लगा। उसने सीखा कि पेड़ों और मिट्टी से जुड़ना ही असली मानसिक स्वास्थ्य है। शाम को ची ने अपने परिवार और पड़ोसियों को भोजन पर बुलाया। मेज पर भुनी हुई मछली और ढेर सारी हरी सब्जियां थीं। हाना ने महसूस किया कि अकेले खाना खाने के बजाय अपनों के साथ खुशियां बांटना और मजबूत सामाजिक रिश्ते बनाना ही लंबी उम्र और खुशी का राज है। कुछ हफ्तों बाद हाना जब आईने के सामने खड़ी हुई तो उसे अपनी त्वचा में एक नई चमक और आंखों में एक अनोखा आत्मविश्वास दिखा। उसने समझ लिया कि गरिमा के साथ उम्र बढ़ना, एजिंग ग्रेसफुली, कोई डर नहीं बल्कि एक कला है। वो अब तैयार थी अपनी जड़ों और इन अनमोल रहस्यों के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए। नया सवेरा, अकियो की यात्रा। अकियो अपने बिखरे हुए कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। छत को देखते हुए उसने एक और गहरी सांस ली। उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम थे, लेकिन उसका शरीर और मन दोनों पत्थर की तरह भारी महसूस हो रहे थे। आलस्य ने उसे एक अदृश्य जाल में जकड़ रखा था, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे नहीं सूझ रहा था। अगले दिन अकियो गांव के सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति मास्टर हिरोशी से मिलने उनके शांत बगीचे में पहुंचा। हिरोशी ने मुस्कुराते हुए कहा, अकियो, तुम इसलिए नहीं रुक रहे क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने अपना इकिगाई खो दिया है। वो कारण ढूंढो जो तुम्हें सुबह बिस्तर से खुशी खुशी उठने पर मजबूर कर दे। अकियो घबरा गया, पर मास्टर, मैं एक साथ इतना सब कैसे बदलूं? हिरोशी ने एक छोटा पौधा दिखाते हुए कहा, काइजन का अभ्यास करो। हर दिन सिर्फ 1% सुधार का लक्ष्य रखो। बड़े बदलाव की जगह एक छोटा आसान कदम उठाओ। निरंतरता ही पहाड़ों को हिला सकती है। घर लौटकर अकियो ने अपनी मेज साफ की। उसने पोमोडोरो तकनीक अपनाई। उसने अपनी घड़ी पर 25 मिनट का समय सेट किया और बिना किसी भटकाव के काम करने लगा। जब घड़ी की घंटी बजी तो उसने 5 मिनट का विश्राम लिया। उसे एहसास हुआ कि समय को छोटे टुकड़ों में बांटने से काम पहाड़ जैसा नहीं लगता। शाम को अकियो एक शांत तालाब के किनारे बैठा। ये हंसे का समय था। उसने ईमानदारी से अपनी पिछली गलतियों और आज की सफलताओं पर विचार किया। उसने खुद को सजा नहीं दी, बल्कि ये सोचा कि वो कल खुद को और बेहतर कैसे बना सकता है। जब मानसिक थकान उसे घेरने लगी तो वो पास के घने जंगल में शिनरिन योकू के लिए निकल पड़ा। पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप और पत्तियों की सरसराहट ने उसके तनाव को सोख लिया। प्रकृति की गोद में उसे वो ऊर्जा मिली जो उसे बंद कमरों में कभी नहीं मिल सकती थी। कुछ दिनों बाद अकियो से उसका पुराना मिट्टी का प्याला गिरकर टूट गया। वो दुखी हुआ, लेकिन मास्टर हिरोशी ने उसे वाबी सबी की याद दिलाई। टूटी हुई चीज़ों और कमियों में भी सुंदरता ढूंढो अकियो। जीवन पूर्ण नहीं है और यही इसे सुंदर बनाता है। अकियो ने उस प्याले को सोने की दरारों के साथ जोड़ा, जिससे वो पहले से भी अधिक अनूठा लगने लगा। एक रात अकियो के सामने एक बहुत कठिन चुनौती आई। उसका मन हार मानने को कह रहा था। तब उसने गंबरू के सिद्धांत को याद किया, अपनी पूरी शक्ति लगा देना और अंत तक डटे रहना। उसने हार मानने के बजाय धैर्य रखा और अपनी मेहनत जारी रखी, क्योंकि वो जानता था कि संघर्ष ही चरित्र का निर्माण करता है। महीने बीत गए और अकियो पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर अब आलस्य की जगह एक तेज था। उसने न केवल अपने काम पूरे किए, बल्कि अपनी कला में भी निपुणता हासिल कर ली। वो समझ गया था कि अनुशासन बंधन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का रास्ता है। सूरज की पहली किरण के साथ अकियो और मास्टर हिरोशी पहाड़ी की चोटी पर मिले। अकियो ने झुककर मास्टर का धन्यवाद किया। हिरोशी ने कहा, याद रखना, जीवन एक गंतव्य नहीं, बल्कि हर दिन खुद को बेहतर बनाने की एक निरंतर यात्रा है। अकियो ने मुस्कुराते हुए नए दिन का स्वागत किया।